हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आ गया हूं यहां पे जीव विज्ञान का पेपर लेके। जी हां, आपका 70 में 70 बिल्कुल फोड़ के आएगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में आएगा। हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और संभावित प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। और पिछले साल का पेपर सोल्यूशन पूरा देने वाला हूँ। आप देख लीजिए, पूरा पूरा इसका आंसर यहाँ पे बोर्ड की कॉपी पर लेके आया हूँ। जी हाँ, आपको यहाँ पे बोर्ड की कॉपी पे मिल जाएगा। तो चैनल को यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 29 मार्च को आपका पेपर है जीव विज्ञान का। तो 29 मार्च को आपको लेके आना है जीव विज्ञान में 70 में 70, ठीक है ना। आएगा यार, कोई बहुत ही टफ चीज़ है ये नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको इतने जीव विज्ञान में प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे कि आराम से आप जीव विज्ञान में 70 में 70 लेकर चले आएंगे। आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, केवल आप इसी वीडियोस को पढ़ के चले जाइए, और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आसानी से आप 70 में 70 लेकर चले आएंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे 2021 का पेपर, यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया हूँ। और 2021 में कौन सा है, 348 जीजी है। 348 कौन सा है, यहाँ पे जीजी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये 348 जीजी पेपर कोड है, ठीक है ना। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको किस प्रकार से वहाँ पे कॉपी को फिल करना है जीव विज्ञान की। जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है अंकों में, उसके बाद आपको शब्दों में भरना है, विषय भर दीजिएगा, प्रश्न पत्र केवल डाल दीजिएगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 348 आपको जीजी डाल देना है, परीक्षा का दिन डाल दीजिएगा, परीक्षा की तिथि और पाली डाल देंगे, और परीक्षा केंद्र का आपको नाम फिल कर देना है, और आपको कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, हम लोग पूरा पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पे क्या प्रश्न है, इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको उसका उत्तर भी आपको पता चलते चले और हम लोग सॉल्व भी करते चले जाए ना। यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे है क्या है प्रश्न, प्रश्न है यहाँ पे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व में जैव विविधता दिवस है यह कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 मई को, या फिर 5 जून को। तो इसका आंसर आप बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क लिखेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आप थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से लिखना है और आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी जो होता है इसमें बीटी क्या होता है, बीटी का मतलब क्या होता है। एक विषाणु होता है, एक जीवाणु होता है, या फिर एक शैवाल होता है, या फिर एक फफूंद होता है। तो जो जीव विज्ञान में बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी से तात्पर्य क्या होता है, इसी को उन्होंने पूछा है कि भाई साहब आप बीटी का मतलब बता दीजिए। तो बीटी का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक जीवाणु होता है। बीटी का मतलब क्या होता है, एक जीवाणु से इसका तात्पर्य होता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे, मिंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। मिंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था, उद्यान मटर था, मीठी मटर थी, स्वान मटर था, या फिर गुल अब्बास था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो मिंडल जी ने अपने प्रयोग किए थे, इसमें वो जो अपने पौधे को यूज किए थे उसमें कौन सा था, ठीक है ना, उसमें से कौन सा था। तो वो उद्यान मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। किस मटर के पौधे पे किए थे, उद्यान मटर के पौधे पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखिएगा, पूछ लेगा बोर्ड में तो आप सीधा बता दीजिएगा किस मटर के पौधे पे, उद्यान मटर के पौधे पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से, सूत्रकृमि से। तो घ का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पहला यहाँ पे
मतलब पहला का घ क्या हो गया यहाँ पे उद्यान मटर, और पहला का घ क्या हो गया यहाँ पे फाइलेरिया बीमारी जो उत्पन्न होती है वो आपका सूत्रकृमि से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? सूत्रकृमि से उत्पन्न होती है। यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का क है, दो आभासी फसलों के नाम लिखिए। तो दो आभासी फसल कौन कौन से हैं? दो आभासी फसलों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सूत्रकृमि। पहला क्या है आपका? सूत्रकृमि जो होता है यह सॉरी नाशपाती और सेब, ये दोनों क्या है आपके आभासी फसलों के नाम है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है ख वाला प्रश्न है, दूसरा का ख है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम की संख्या बताइए। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, और इन गुणसूत्रों का क्या नाम आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का ख आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनुष्य के लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 44, यानी कि 44 आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं और लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? आपके 2 होती हैं। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 2 होती है, और अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 44 होती है। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? नर में XY होते हैं और मादा में XX होती हैं। नर में कौन से होते हैं? XX होते हैं, और मादा में नर में XY होते हैं और मादा में कौन से होते हैं? XX होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का ग है, क्या है? HIV का पूरा नाम लिखिए, यानी कि HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। किसका नाम होता है? HIV का पूरा नाम होता है। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा का घ है, दूसरा का घ क्या है? PCR का पूरा नाम क्या है? PCR का पूरा नाम क्या होता है? देखिए यहाँ पे है ना, PCR का पूरा नाम लिखिए। तो PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमर्ज चैन रिएक्शन होता है। क्या होता है? पॉलीमर्ज चैन रिएक्शन होता है, ये PCR का पूरा नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का अंगा है, यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का अंगा इन्होंने प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम जो है सारस होता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या होता है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम सारस होता है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है, अब तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे तीसरा उन्होंने निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया था, असंग जनन क्या होता है? असंग जनन क्या होता है? तो असंग जनन की परिभाषा क्या होती है? यहाँ आप देख लीजिए, यह एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है जिसमें नर पौधे का निर्माण युग्मक के संलयन के बिना ही हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। असंग जनन क्या होता है? यह एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। कौन सी? असंग जनन, जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है? सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं? तो तीसरा का ख यहाँ पे आंसर लिखना है, सेंट्रल डोग्मा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्रिक के अनुसार देखें तो जो अनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। यह संप्रेषण DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन के अनुक्रमों में होता है। किस में होता है? प्रोटीन के अनुक्रमों में होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरा का ग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग क्या है? कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए कि कैंसर क्या होता है। कैंसर पर एक टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह मूल रूप से एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का असामान्य विकास होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाता है। अगर इस बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो यह रोग ठीक भी हो सकता है। अगर शुरू में ही अगर इसका पता लग गया तो यह रोग ठीक हो जाएगा। अगर यह शुरू में पता नहीं हुआ तो यह ठीक होने वाला नहीं है। कैंसर मूल रूप से असामान्य कोशिका यानी सेल वृद्धि के कारण ही विकसित होता है। और आगे हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं सीधा कि यह शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न होता है और इसमें विभिन्न अंगों में
घुसने की क्षमता होती है। यह क्या करता है, यह आपके विभिन्न अंगों में भी घुस सकता है। कैंसर के संभावित लक्षण हैं गांठ, लंबे समय तक खांसी, असामान्य खून बहना और अत्यधिक वजन घटना इत्यादि क्या होते हैं, कैंसर के लक्षण होते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गए यहाँ पे बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं लिखेंगे। आज विश्व में बहुत ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही हैं। इसे बायोपायरेसी कहते हैं। यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है और इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद में उपयोगी उत्पादों की व्यापारिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा आनुवांशिक पदार्थ आते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा का अंगा है। तीसरा का अंगा क्या है आपका, देख लीजिए। तीसरा का अंगा इन्होंने बोला है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैव विविधता तप्त स्थल से क्या समझते हैं, या फिर आप इसे परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है, ऐसे क्षेत्र जहां अधिक जैव विविधता होती है। जैव विविधता का मतलब है जहां पे जीव विभिन्न प्रकार के हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। उसे हम लोग जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। सन 1990 में विश्व के 25 क्षेत्रों में जैव विविधता तप्त स्थल थी। वर्तमान में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। इन क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों की 50% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम चौथा बात करेंगे। चौथा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, द्विनिषेचन को समझाइए, या फिर आप कह सकते हैं कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर चौथा का क्या है यहाँ पे, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन यानी कि निषेचन का होना ही द्विनिषेचन कहलाता है। एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन का होना द्विनिषेचन कहलाता है। एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो चौथा का ख का आंसर यहाँ पे है। मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पे। मानव जीनोम परियोजना पर क्या करना है, यहाँ पे टिप्पणी करना है। क्या होता है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीवों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम परियोजना क्या होता है, यह एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य में के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 अमेरिकी खर्च आएगा। अगर देखें तो मानव जीनोम में कितने क्षार युग्म होते हैं, तो टोटल क्षार युग्मों की संख्या होती है 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं और प्रति क्षार पहचानना है तो कम से कम आपको $3 अमेरिकी मतलब आपका इस समय, वैसे डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो आराम से आपका 250 रुपये लगेगा। इस योजना को पूरा करने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है ग वाला है, क्या है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे जीवाणु ए जो स्पाइरिलस तथा
एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी क्या होती है, उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा का घ है। चौथा का घ क्या पूछा गया है, क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, आप क्लोनिंग संवाहक से क्या समझते हैं। जो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कशन करवा रहे हैं, ताकि आप बोर्ड में ना एक भी छोड़े ना और आप आराम से अच्छा नंबर स्कोर करें। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए जिसमें प्रतिकृति का गुण होता है तथा स्वयं की प्रतिकृति के साथ बाह्य डीएनए की भी प्रतिकृति करा सके, उसे हम लोग क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। अब यहाँ पे है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो ये लोग, इनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 16 मिनट का वीडियो हो चुका है और ज़्यादा होगा तो आपको बोरिंग लगेगा और आप थक भी जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आज इसको देख लेंगे, कल जो वीडियो आएगी आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपके पास आ गया है और इस बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।